नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी अब क्या करेंगे? एनडीए किस इस हद तक दबाव बढ़ रहा है कि यह मुश्किलें मोदी के लिए होंगी। अब दो तीन चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी के पास अब क्या रास्ता है, जब एक ऐसे हालात में देश आकर खड़ा हो गया है कि आगे कुआं और पीछे खाई है। इसे दो तरह से पहले चर्चा हम लोग को करके समझना पड़ेगा। एक बीजेपी और दूसरा एनडीए। इसे दो भागों में बांट करके जब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी कि मोदी किस जगह पर खड़े हैं। यह समझना पहले जरूरी है, उसके बाद आगे कार्यक्रम की चर्चा हम लोग करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद, ध्यान दीजिएगा आप दर्शक बहुत ध्यान से कि मोदी किस जगह खड़े हैं। आप दर्शक स्वयं समझ जाएंगे इससे। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद मौजूदा लोकसभा के अंदर हैं। इन 240 सांसदों के अंदर 136 सांसद जो हैं, 136 सांसद यह भाजपाई हैं और 104 सांसद दूसरे दलों के आए हुए लोग हैं। तब 240 की यह संख्या होती है। अब जो ओरिजिनल भाजपा के 136 हैं, इसमें तकरीबन 40 से ऊपर आरएसएस के हैं। किसके? आरएसएस के। और 90 to 96 भाजपाई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरित कुछ लोग हैं और कुछ बाकी मोदी के खेमे में बैठे हुए हैं। उसमें अमित शाह सेंधमारी कर रहे हैं अपने पक्ष में कुछ, तो उसके अंदर भी दो भागों में बंट रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई खेमे इस वक्त हो गए हैं। उसमें से एक खेमा जो मोदी का, मोदी वाला है, जो मोदी करता है। देखिए, भाजपा के हर लोग मोदी नहीं करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी आप कभी निगाह डालिएगा और हाथ नहीं जोड़ते हैं। लेकिन एक खेमा है जो मोदी वाला बात करता है। उसकी संख्या तकरीबन 50 के आसपास है। अब ऐसे में आरएसएस का तो पतन हो गया। मोहन भागवत भी पता नहीं कौन सी बिल में ढुके हुए हैं, भगवान नहीं जाने। अब लेकिन 104 सांसद जो दूसरे दलों के आए हुए हैं, जिसे कहा जाता है कि कौवे से हंस बनकर के निकले हैं। पवन खेरा कांग्रेस के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि कौवे आजकल कम नजर आ रहे हैं क्योंकि वह वॉशिंग मशीन में भाजपा के जाके हंस बन के सफेद बन करके निकल गए, तो कौवे काले नजर नहीं आ रहे। लेकिन सच्चाई अभी यह है कि एक खेमा भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात पर विचार कर रहा है कि भैया अब इस्तीफा देकर के अपनी इज्जत बचा लो, क्योंकि वह सत्तारूढ़ दल और विपक्ष सबके लिए मान्य है, जैसे नितिन गडकरी जैसे लोग। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाखुश होने वाली की संख्या नरेंद्र मोदी से, उसकी संख्या तकरीबन 60% इस वक्त है, जो नरेंद्र मोदी के किसी भी काम से वह खुश नहीं है और जिसको नरेंद्र मोदी बिल्कुल देखना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है। और ना ही बात करते हैं, ना तो उसको समय देते हैं मिलने का, पहला चीज। और इसका दूसरा पहलू जो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी जानना कि 104 सांसद दूसरे दलों से आए हुए जो लोग हैं, अब आपको 136 में 60% लोग मोदी को नहीं चाहते और उन्हें मोदी देखना नहीं चाहते।
लेकिन मजबूरी है कि साथ में रखना। और बाकी 104 सांसद जो हैं वह तो ना आरएसएस से संबंध रखते हैं, ना भाजपा से, ना आरएसएस के विचारक है, ना भाजपा के विचारक है। वह वक्त के विचारक है, वक्त के विचारक है। बड़ी ध्यान से समझिए, आप दर्शक न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके एक बार कार्यक्रम को देखिएगा। तो वह वक्त के विचारक है। अब उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदियों की मार कर और उन्हें लाया गया था डरा कर, धमका कर। किसी के पास बकरी चोराने का अगर एफआईआर है तो भी उसको डरा धमका करके। आजम खां का क्या हुआ? समाजवादी पार्टी के, उनकी पूरी राजनीतिक कैरियर उनके बेटे का तबाह कर दिया। कई बार सदस्यता उनकी चली गई। अब ऐसे में राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि 104 जो है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो कौवे से हंस बन गए हैं और दूसरे दलों के आए हुए वो लोग हैं, उसमें से राहुल गांधी के संपर्क में है। उनका मैसेज भी आता है, बात भी आता है, चर्चा भी होती है और बहुत राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं कि हम आ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं, तो उसमें से अगर सांसद छोड़ेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन सरकार मुश्किल में आ जाएगी। अब ऐसे में 240 भारतीय जनता पार्टी के बाद जब बहुमत नहीं हो पा रहा है तो 53 एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, 53, ध्यान दीजिएगा, उन 53 में 16 और प्लस 2 18 आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं। कहां से? आंध्र प्रदेश से। यानी कि चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है। 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के, 18 सांसद हाथ में है। 93 में 18 अगर चला गया तो सोचिए किस जगह पर आकर के यह सरकार टिकती है? 274 पर। अब 272 बहुमत का आंकड़ा है और 74 पर आकर के टिक रही है। अब यह बात क्यों कही जा रही है? इसके कुछ वजह हैं। अब जो ईरान और इजराइल अमेरिका का यह युद्ध हो रहा है, अब इजराइल की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका सीधा बात करना बेहतर होगा, क्योंकि डायरेक्ट अमेरिका की अब एंट्री है। इजराइल तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। नेतन्याहू को लेकर के जो और उनके बेटे को लेकर की जो खबरें आ रही है, जा रही है, कभी कुछ एआई जनरेटेड वीडियो जारी हो रहा है, 5 की जगह 6 उंगली दिखाई जा रही है। कभी कहा जा रहा है बंकर में मार दिए गए, कभी कह रहा है नहीं मारे गए। कोई वीडियो जारी कर रहा है, कोई कुछ एआई जनरेट वीडियो जारी कर रहा है इजराइल। वह बातें छोड़ दीजिए एक बार। लेकिन इजराइल और अमेरिका का पिट्ठू नरेंद्र मोदी बन गए, जिसके वजह से आज हमारे देश के अंदर किल्लत आ गई है और प्रोटेक्शन फंड रिलीज करने की नौबत आ गई। प्रोटेक्शन फंड 1 लाख रुपया रिलीज करना, इसे आसान मत समझिए। यह एक ऐसा फंड है जो बहुत ही आपातकाल वाली परिस्थिति, इमरजेंसी के हालात में यह लागू प्रस्ताव पास किया जाता है और इसका यूज किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति शासन अगर कहीं लगाना है तो ऐसे हालत में लगाया जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर उस राज्य का बिगड़ जाता है और वहां के सरकार के हाथ में नहीं रह जाता, उसके बस का नहीं रह जाता, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वैसे ही जब देश एक ऐसे मोड़ पर आ जाए और संभालना आने पा रहा हो तो प्रोटेक्शन फंड की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस सरकार ने इमरजेंसी फंड जो भी निकाला कभी किसी को मिला नहीं। चाहे कोरोना काल को देख लीजिए आप, चाहे पहलगाम के वक्त जो नुकसान हुआ जिसका, उसे किसी को कुछ नहीं मिला, तो यह देती नहीं है।
लेकिन रिलीज कराती है और कराई है। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के ऊपर भी जैसे जैसे भारत पर असर पड़ रहा है, तो गठबंधन में सबसे ज्यादा एनडीए गठबंधन के अंदर चंद्रबाबू नायडू पर असर पड़ रहा है। नीतीश कुमार की एक बार बात ना करके, क्योंकि नीतीश कुमार भी अब खोखले हो गए हैं। नीतीश कुमार को कोई सूझ नहीं रही, क्योंकि गैस को लेकर के बिहार के अंदर जो हालात है, सब वही नेता और दबंग लोग ही ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो गरीब के बस का तो नहीं है कि 3,000 और 4,000 और 5,000 या 2,500 में सिलेंडर खरीद करके खाना बना लेना। तो वह मध्यम वर्ग में चल रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश के अंदर कहीं पाइपलाइन है तो कहीं सिलेंडर है। तो पाइपलाइन तो अभी सर्कुलर में है, चल रहा है, लेकिन आफत उस पर भी आएगी। लेकिन सिलेंडर वाले में हालात गंभीर है। ऐसे में दो तीन चीजें हैं जो चंद्रबाबू नायडू को बहुत परेशान कर रही है। पहला, चंद्रबाबू नायडू को परेशान कर रहा है कि मुस्लिम वर्ग जो है, जो तकरीबन 7.5% चंद्रबाबू नायडू को वोट देता है, जिसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में 4 कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम मुस्लिम समुदाय के लिखा था। पहला, जो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विरोध करती है आरक्षण का, चंद्रबाबू नायडू ने 4% आरक्षण देने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी जिस मदरसे को बंद करना चाहती है, बंद करती है, उस मदरसे को 5,000 रुपया प्रति माह मेंटेनेंस चार्ज। जिस मस्जिद को तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उस मस्जिद के मौलवी जो नमाज अदा करते हैं, जिन्हें धर्मगुरु कहा जाता है, जैसे हिंदू में गुरु होते हैं वैसे उसमें भी गुरु होते हैं, उन्हें 10,000 रुपया प्रति माह तनख्वाह के रूप में। और चौथा, हज करने वाले यात्रियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। यह मैनिफेस्टो में देने के बाद चंद्रबाबू नायडू सत्ता में आ गए। जो नहीं आ सकते थे वह सत्ता में आ गए, क्योंकि 7.5% वोट सिर्फ मुस्लिम समुदाय का चंद्रबाबू नायडू को मिला। यहां 0.2% वोट से हार जाता है आदमी, और 7.5% मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर के एक तरफा वोट किया चंद्रबाबू नायडू। लेकिन वह चंद्रबाबू नायडू वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जो मुस्लिम भाइयों के जमीन को छीनने का था, उस बिल का समर्थन कर दिया। ईद का वक्त आ रहा है, उस वक्त भी ईद का वक्त था, साथ में जाकर के ईद मनाते हैं और 12 घंटे बाद पलट जाते हैं। उस वक्त कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम नहीं सपोर्ट करेंगे। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने गुहार लगाया था नीतीश से भी, नायडू से भी, कि समर्थन वापस ले लीजिए इस सरकार से, या गरीबों की जमीन छीनना चाहती है। लेकिन ना, किसी ने नहीं सुनी। और उस वक्त वादा करके मुस्लिम वर्ग के पावन माह रमजान का, अगर हिंदू में नवरात्र बहुत पवित्र मंथ है, तो मुस्लिम के लिए भी पूरा मंथ एकदम रमजान का बहुत पवित्र है। और वह झूठ नहीं बोलते, लेकिन यहां तो नवरात्र रह करके झूठ बोलते हैं, और नवरात्र में भी लोग बहुत कुछ खाते हैं। वादा खिलाफी कर दिया। और अब ईरान को लेकर के भी एक असमंजस बनी, जिससे मुस्लिम समुदाय चंद्रबाबू नायडू से पूरी तरह से तकरीबन 7.5% में 6% उनसे नाराज होकर के अलग हो रहा है। अब ऐसे में
जब पूरा मार्केट चौपट हो रहा है तो जिस सी फूड्स मछुआरों से, समुद्री किसान जिसे कहते हैं, जिससे तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू साल का चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट को मिलता है, वह भी बंद हो गया। यानी कि किसान भी नाराज हो गए, और यह सब मोदी की गलत नीतियों से। अब एलपीजी की मार, आंध्र प्रदेश के अंदर लंबी लंबी लाइन चंद्रबाबू नायडू को उन मजदूर वर्गों से और उस मिडिल क्लास से दूर कर रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के पास इसका कोई भी रास्ता नहीं है। और अब हर कोई मोदी के साथ साथ इन सहयोगी दलों को घेर रहा है। तो इसका प्रभाव चंद्रबाबू नायडू पर जो पड़ रहा है, वह प्रभाव चुनाव के वक्त ऐसा न हो कि चंद्रबाबू नायडू घर के न घाट के कहीं का न रह जाए। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू पर यह जो दबाव पड़ रहा है, वह सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में एनडीए के सहयोगी छोड़ेंगे मोदी सरकार का साथ, तो कौन छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़ सकता है सिवाय चंद्रबाबू नायडू के। नीतीश का कभी हां कभी ना, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, यही चल रहा है, लेकिन निर्णय नहीं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अगर निर्णय नहीं लिया तो चंद्रबाबू नायडू का भी हाल नवीन पटनायक वाला होगा, जो उड़ीसा में बीजू जनता दल का हुआ। इसमें कोई शक नहीं है किसी को, और यह बात चंद्रबाबू नायडू भी समझ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए मोदी सरकार का साथ छोड़ना उनकी मजबूरी अब बनते जा रही है धीरे धीरे, और वह कांग्रेस के नजदीक और कांग्रेस के संपर्क में बढ़ते जा रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल है कि मोदी के फैसले एनडीए की परेशानी बढ़ा रहे हैं। एलपीजी ने चंद्रबाबू नायडू को मुश्किल में डाल दिया। अब मोदी लोगों को जरूरतों को पूरा कर पाने में असमर्थ है। वजह साफ है कि इनकी कूटनीति और विदेश नीति फेल हो चुकी है, और यह एक ऐसे प्रॉब्लम में है जो ट्रंप कहते हैं बार बार कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर एक दिन में खत्म कर सकता हूं। तो इससे एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है कि नरेंद्र मोदी की कोई दुखती नस अमेरिका के हाथ में है, और यह देश जितना मुश्किल से खड़ा किया गया था, पिछली सरकारों ने जितनी मुश्किल से खड़ा किया था इस देश को, जिस तरह रसिया, ईरान, बाकी के देशों से रिश्ते बनाए थे, उनसे रिश्ते तोड़कर इजराइल और अमेरिका के साथ जाने में नरेंद्र मोदी के चेहरा ही गुनाहगार है। उस चेहरे पर जो नकाब है, नकाब के पीछे जो मोदी का चेहरा है, वह चेहरा ही इस वक्त इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। इसीलिए उस चेहरे को बदलना बहुत जरूरी है, और वह चेहरा किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ने को तैयार है। और दुनिया को छोड़िए, अपने देश के किसी भी व्यक्ति से उसे कोई सरोकार नहीं है, बल्कि उस चेहरे पर और भी नकाब पर नकाब लगा करके इस देश को गुमराह और सहयोगी दलों को के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी में है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का रुख क्या होगा? दो चीजें संभव है। या तो चंद्रबाबू नायडू 2018 वाले फैसले फिर करने को मजबूर है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने
विशेष राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश को नहीं दिया, तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। चूंकि उस वक्त मोदी के पास 285 सीटें थी तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस बार फर्क नहीं, तलवार की नोक पर मोदी सरकार आ जाएगी अगर वह फैसले चंद्रबाबू नायडू ने ले लिया समर्थन वापसी का। और नहीं लिया तो बीजू जनता दल के नवीन पटनायक का हाल चंद्रबाबू नायडू का हो जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे के राजनीतिक कैरियर का क्या होगा? वह तो एक अच्छे खासे राजनीतिक पार्टी को संभाल रहे, सरकार को संभालने वाले चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश सिंह। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू काफी मुश्किल में है, जिनके ऊपर दबाव और प्रेशर बढ़ रहा है और 4,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज आंध्र प्रदेश पे है। उस कर्ज को भी चुकाना है और आय भी घटते जा रही है और समस्याएं बढ़ती जा रही है, तो मजबूर हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी ब्रिक्स से दूर हो गए, बीजेपी से भी हो रहे हैं मोदी दूर। ब्रिक्स जिसके अंदर ईरान, रसिया, चाइना सब है और उस ब्रिक्स और बाकी देश, उस ब्रिक्स का अध्यक्ष भारत है। अब नरेंद्र मोदी पर ब्रिक्स की बैठक बुलाने के लिए प्रेशर पड़ रहा है कि आप बैठक बुलाइए। अमेरिका अन्याय कर रहा है ईरान के ऊपर, वह ब्रिक्स का मेंबर है और मोदी भाग रहे हैं। इसके दो परिणाम, या तो मोदी को हटा करके दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और या तो भारत को ब्रिक्स से निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा, और दोनों ही चीजें भारत के लिए घातक होंगी। क्योंकि भारत का पेट अमेरिका नहीं भर सकता, लेकिन ब्रिक्स के देश भारत को कम से कम रेट में हर सामान मुहैया कराते थे, छूट में। लेकिन मोदी के मुखौटे के पीछे जो चेहरा है, उस चेहरे को छिपाए रखना है तो इजराइल और अमेरिका का ही साथ रहना पड़ेगा। तो ब्रिक्स से यह दूर हो रहे। और दूसरा, जो बीजेपी से भी हो रहे हैं मोदी दूर। अब बीजेपी के लोगों का क्या सोचते हैं, वह क्या चाहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। और देश क्या चाहता है और देश क्या सोचता है, इससे भी इन्हें अब कोई मतलब नहीं रह गया है। ऐसे में देश फिर एक बार भगवान भरोसे। और इस बात से भी मुहर लग रही है कि मोदी ने कहा कि जैसे कोरोना से बाहर आए वैसे इससे भी बाहर आ जाएंगे। तो कोरोना के वक्त 1,000 रुपये का चीज 5-5 हजार रुपए में, जहां 10,000 में एम्बुलेंस हो जानी चाहिए, वहां 1-1 लाख रुपए में एम्बुलेंस, 1.5 लाख में बिहार गए। 1500 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर लोग पैदल चलने के लिए सड़कों पर निकल गए। नरेंद्र मोदी उसी हालात में फिर ले आ रहे, कह रहे हैं कि वैसे ही इससे भी निकल जाएगा, यानी कि सिलेंडर इसमें भी भूखे मार देंगे आपको। तो देश कहां आकर के आज खड़ा हो गया? सोचिए, सोचिए, विचारिए और फैसला लीजिए, क्योंकि अब वक्त नहीं है। क्योंकि अब हर एक व्यक्ति, अनभक्तों के भी घर आग लग चुकी है। तो इसलिए सोचना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लिखिए आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।